वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल माय लाइफ ज्योग्राफी। एक बार फिर आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं वॉल्टर पैक का भू आकृतिक तंत्र सिद्धांत। मतलब इससे पहले हमने डेविस के अपवर्तन चक्र सिद्धांत के बारे में हमने पढ़ रखा है कि डेविस ने जब 1899 में अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था, जिसका उन्होंने नाम रखा था भौगोलिक तंत्र या भौगोलिक चक्र। मतलब समय की वह अवधि जिसके अंतर्गत कोई उत्तरी भूभाग किस प्रकार से निम्न भूभाग या समतल मैदान में बदल जाता है, उन्होंने उस चक्रीय अवस्थाओं को एक चक्र के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया था। फिर हम दूसरे विषय की बात कर रहे हैं वॉल्टर पैक की। ये पैक जो है वो डेविस के सबसे बड़े आलोचकों में से एक थे, जिन्होंने डेविस में एक सिद्धांत में कई प्रकार की कमियों को उजागर किया और उन कमियों को दूर करते हुए अपना सिद्धांत उन्होंने प्रस्तुत किया। अब बात करते हैं, देखो वॉल्टर पैक का जो सिद्धांत है उसको मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम कहा जाता है, यानी कि भू आकृतिक तंत्र या भौगोलिक तंत्र इसके नाम से इसको जाना जाता है। इन्होंने अपना ये सिद्धांत जो है वह 1924 में, या जब उनकी मृत्यु हो चुकी थी, उनकी मृत्यु हो जाने के बाद में जब 1924 में इन्होंने एक पुस्तक प्रकाशित की जिसका नाम था डाइमॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस को प्रकाशित करवाया था। उस बुक का जो संपूर्ण जो भाषा थी उस समय जर्मन की थी, इसीलिए केवल ये सिद्धांत जर्मन तक ही पॉपुलर था। उसके बाहर के लोगों को सिद्धांत के बारे में कोई जानकारी या कोई नॉलेज नहीं था, इसीलिए सिद्धांत के संबंध में कई प्रकार की भ्रांतियां भी फैल गई। लोगों को सिद्धांत समझ में नहीं आया, उल्टी धारणाओं का निर्माण किया गया। जब इस सिद्धांत का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया तो लोगों के सामने बताया गया कि इस सिद्धांत को एक सर्वमान्य सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया गया था। फिर बात करते हैं कि डेविस के समय सुंदरबन सिद्धांत के आधार पर या उनके विपरीत उन्होंने समय स्वतंत्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। यानी कि जो डेविस ने सिद्धांत दिया था वो पूर्ण समय के ऊपर निर्भर था कि समय के साथ में किस प्रकार से कोई भूभाग निम्न प्रकार के भूभाग या मैदान में परिवर्तित हो जाता है। उसी प्रकार से डेविस पैक ने अपना जो सिद्धांत है उसमें समय की कोई बाध्यताएं नहीं रखी, क्योंकि उत्थान जो है वो किसी भूभाग में कभी भी विवर्तनीय घटनाओं के द्वारा वापस होकर भूभाग का निर्माण हो सकता है। इसीलिए अपवर्तन चक्र का वापस गठन भी हो जाता है। इसीलिए उन्होंने समय को पूरा तरह स्वतंत्र करते हुए सिद्धांत का प्रस्तुत किया था। फिर वॉल्टर पैक के अनुसार स्थल रूपों का विकास। अब उन्होंने अपने सिद्धांत को परिभाषित करने के लिए एक प्रकार की परिभाषा दी, जिस परिभाषा की हम बात कर रहे हैं कि वॉल्टर पैक महोदय कहते हैं कि स्थल रूपों का जो विकास है विवर्तनिक उत्थान की दर, मतलब कितने भूभाग का उत्थान विवर्तनिक घटनाओं से कितने समय में या किस प्रकार की प्रक्रियाओं के द्वारा हुआ है, तथा अपवर्तन की दर यानी निम्नीकरण का मतलब अपवर्तन की दर के अपवर्तन किस गति से हो रहा है, किस भूभाग पे हो रहा है, कौन सा पराक्रम है या किन के द्वारा हो रहा है, इन दोनों के बीच की जो अवस्था होती है उसी को उन्होंने भौगोलिक तंत्र का नाम दे दिया था। अब जो कहते हैं पैक के विकास, क्या कहते हैं डेविस ने तो विकास की 3 अवस्थाएं बताई थी। जिस प्रकार से एक बच्चे का जन्म होता है उससे मृत्यु प्राप्त होने तक संपूर्ण 3 अवस्थाओं के अंतर्गत उस सिद्धांत को बताया गया था। उसी प्रकार से वॉल्टर पैक ने विकास की 3 अवस्थाओं को न बताते हुए उसने परिवर्तन की 3 अवस्थाएं बताई है। किस प्रकार से किसी भूभाग में किस प्रकार से परिवर्तन होता है, उसी परिवर्तन की उन्होंने 3 अवस्थाएं बता दी, जिसमें 3 अवस्थाओं का जो नाम था उन्होंने उनको नाम दिया था इनकी बकरूंग इन्होंने नाम दिया। जिस प्रकार से डेविस ने युवावस्था, प्रौढ़ अवस्था व वृद्धावस्था का प्रतिपादन किया, उसी के विपरीत उन्होंने इनकी बकरूंग शब्द का प्रयोग करते हुए अपनी अवस्थाओं का वर्णन प्रस्तुत किया। अब जैसे कि है कि जब कोई सिद्धांत प्रस्तुत किया जाता है उस सिद्धांत से पहले कुछ चीजों को मानकर उनकी मान्यताएं प्रस्तुत की जाती है, जिसके आधार पर जिसके बेसिस पे उस सिद्धांत का निर्माण होता है। उसी प्रकार से डेविस ने अपने सिद्धांत की मान्यता में सबसे पहली मान्यता रखी कि उत्थान और अपवर्तन दोनों साथ साथ, यानी कि कभी भी अपवर्तन का कार्य उत्थान की प्रतीक्षा नहीं करता। ऐसा नहीं है जिस प्रकार से डेविस ने कहा था कि उत्थान रुक जाने के बाद में ही क्या प्रारंभ होगा, अपवर्तन प्रारंभ होगा, जबकि इसके विपरीत पैक कहते हैं कि उत्थान होने के साथ साथ ही अपवर्तन प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि अपवर्तन के जो कारक है वो कभी भी उत्थान की प्रतीक्षा नहीं करते। जैसे कि वो है अपवर्तन की जो दर है वो अलग अलग समय में क्या होती है, कभी कम तो कभी ज्यादा होती है, वो चीज अलग है। बाकी पूरा अपवर्तन चक्र का सिद्धांत है वो इन्हीं अवस्थाओं के ऊपर, परिवर्तन की अवस्था के ऊपर निर्भर करता है। फिर दूसरा दाग डेविस की अवस्था के स्थान पर, यानी कि डेविस ने जो 3 अवस्थाएं बताई उसके स्थान पर वॉल्टर पैक ने इनकी बकरूंग शब्द का प्रयोग किया। बस वही है, वो अवस्थाएं सेम है, बस उन्होंने उन अवस्थाओं के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया था,
इंटीवोग्लूम शब्द का उन्होंने प्रयोग किया। इस प्रकार की तीन प्रकार की अवस्थाएं बताई, जिसमें पहले थी आपकी ऑक्सीजन इंटीवोग्लिंग, दूसरा है ग्लग फार्मिंग इंटीवोग्लिंग और तीसरा है ऑक्सीजन इंटीवोग्लिंग। इस प्रकार से तीन अवस्थाओं को उन्होंने बताया। फिर इनकी तीसरी मान्यता थी कि प्राइमर उत्थान से पूर्व, यानी कि इनका जो सिद्धांत या इनकी जो तर्क है वो प्राइमर एक धारणा यानी एक शब्द था कि जब किसी भूभाग का उत्थान होता है, उस उत्थान से पहले जो आकृति होती है, जो स्तर रूप होता है, उसका उन्होंने नाम दिया था प्राइमर। कि प्राइमर नाम के भूभाग से किसी भूभाग का क्या होता है, उत्थान होता है और उसके बाद अपतन चक्र क्या होता है, प्रारंभ होता है। उत्थान के पहले की अवस्था को उन्होंने नाम दिया था प्राइमर। फिर तीसरी चौथा है एंड्रॉफ, है ना। देखो एंड्रॉफ शब्द जो है वो डेविस के पेनी प्लेन के समान है। जिस प्रकार से डेविस अपने अपतन चक्र की अंतिम अवस्था में ये बताते हैं कि कोई भूभाग किस प्रकार से समतल मैदान में परिवर्तित हो जाता है, उस समतल मैदान को उन्होंने क्या नाम दिया था, पेनी प्लेन नाम दिया। उसी प्रकार से वॉल्टर क्रैग ने उस समतल मैदान को क्या नाम दे दिया, एंड्रॉफ नाम दिया गया। तो ये कुछ मान्यता है जिनके आधार पर उन्होंने अपने सिद्धांत का निर्माण किया। अब देखो क्या कहते हैं कि प्राइमर, जब किसी भूभाग का उत्थान होता है, उत्थान का प्रारंभ होता है, सबसे पहले किसी भूभाग में प्राइमर से क्या होगा, किसी भूभाग का उत्थान होगा, तो उस उत्थान की दर में भी क्या होता है, अंतर होता है। जिस प्रकार से हम भागना शुरू करते हैं, पहले धीरे भागेंगे, फिर उसके बाद तेज होगी, फिर वापस क्या हो जाएगी, गति धीमी हो जाती है। उसी प्रकार से अपवर्तन की जो उत्थान की दर होती है वो भी क्या रहेगी, अलग अलग रहेगी। जिसमें ये देखा है कि जब पहले जो उत्थान होता है मंद गति से अवलंब है, यानी कि उत्थान की जो गति होगी वो किस प्रकार की होगी, मंद प्रकार की होगी, और जो उत्थान का जो दर या जो अवधि होगी वो क्या होगी, लंबी अवधि में किसी भूभाग का उत्थान धीरे धीरे होता है। फिर त्वरित गति से या फिर उत्थान की दर में अचानक से परिवर्तन आता है, उसकी गति क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। फिर समान दर से फिर धीरे धीरे उसी समान में रहता है, फिर धीरे अंत में धीरे धीरे उत्थान की दर क्या जाती है, कम हो जाती है, और उत्थान क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, और वहां से अपवर्तन क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। फिर देखो उत्थान समाप्त होने के बाद में स्तर रूप का परिवर्तन निम्नलिखित अवस्थाओं में होता है। जिस प्रकार से डेविस ने अपने सिद्धांत दिया, अपने भाग में जिस प्रकार की तीन अवस्थाएं बताई, जिसमें युवा अवस्था से अपवर्तन क्या होता है, प्रारंभ होता है। इस प्रकार से धीरे धीरे उसी प्रकार से बैंक ने भी अपने सिद्धांत की तीन अवस्थाओं के हिसाब से अपवर्तन का प्रारंभ बताता है। पहला है ऑक्सीजन इंटीवोग्लिंग। अब इस प्रभाग में या इस व्यवस्था में डेविस ये कहता है उत्थान तीव्र, कि इस गति में उत्थान क्या होता है, किसी भूभाग का उत्थान एकदम तीव्र गति से हो जाता है। अपवर्तन भी साथ में प्रारंभ होता है, परंतु अपवर्तन की दर जो है वो उत्थान के मुकाबले क्या होती है, कम होती है। इसीलिए उत्थान ना के बराबर दिखाई देता है, परंतु अपवर्तन भी साथ में कार्य करता है, जिसके कारण ऊंचा वक्ष और ऊंचाइयां दोनों में क्या होती है, वृद्धि होती है। आसपास के भूभाग से ऊंचाइयां बढ़ती है और आसपास नीचे ऊंचे भूभाग का निर्माण अधिक मात्रा में होता है। अपवर्तन की गति प्रारंभ होती है, परंतु क्या रहती है, मंद रहती है। फिर दूसरा है आपके ग्लग फार्मिंग इंटीवोग्लिंग, जिसके अंतर्गत उत्थान व अपवर्तन समान दर से, यानी कि जब उत्थान कार्य कर रहा है तीव्र गति से, तो अपवर्तन की गति भी क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। दोनों की गति लगभग समान रहती है। किसी भूभाग का उत्थान होते ही उसका क्या हो जाता है, अपवर्तन हो जाता है। तो इस प्रकार से जो उत्थान और अपवर्तन का कार्य प्रतिस्पर्धा कार्य चलता रहता है। भूभाग उठा, उसका अपवर्तन हो गया, वापस उठा, वापस अपवर्तन हो गया, इसीलिए समान दर से वो दोनों कार्य करते हैं। इसीलिए इसमें क्या होता है, ऊंचा वस्तु क्या रहते हैं, स्थिर रहते हैं, परंतु अपने आसपास के भूभाग से वो भूभाग क्या रहता है, ऊंचा रहता है, इसलिए इसकी ऊंचाई क्या रहती है, वृद्धि रहती है। और इसी अवस्था में क्या होता है, लंबवत अपवर्तन, मतलब जब अपवर्तन तीव्र गति से कार्य करता है तो अपनी घाटियों को धीरे धीरे गहरा करना क्या करता है, शुरू करता है। लंबवत अपवर्तन का प्रारंभ हो जाता है और इस गति में सबसे अधिक क्या होता है, लंबवत अपवर्तन हो जाता है। उसके बाद में तीसरा देखा है ऑक्सीजन इंटीवोग्लिंग। ये अपवर्तन चक्र या इसके बैक के अपवर्तन अवस्थाओं में अंतिम अवस्था है, जिसके अंदर धीरे धीरे कोई स्थल भूभाग मैदान में परिवर्तित हो जाता है। जैसे उत्थान समाप्त, कि इस अवस्था में उत्थान पूर्ण रूप से क्या जाता है, रुक जाता है या समाप्त हो जाता है, यानी उत्थान होता ही नहीं है, और जो अपवर्तन की दर है वो क्या हो जाती है, अधिक तीव्र हो जाती है, जिसके कारण भूभाग धीरे धीरे समतल मैदान में परिवर्तित हो जाते हैं। क्योंकि कि इसके अंदर आता है तो घाटी को इतना गहरा कर दिया जाता है कि उसके बाद में घाटी को और गहरा नहीं किया जा सकता। इसीलिए जो अपवर्तन के कारक होते हैं वो आसपास की भूमि को काट के उसको क्या करते हैं, चौड़ा करते हैं, इतना चौड़ा करते हैं धीरे धीरे वही मैदान के अंदर परिवर्तित हो जाता है। उसी मैदान को उन्होंने नाम दिया था एंड्रॉफ नाम दिया। चलो 10 मिनट।